आप लोग को यहाँ से दिख रहा है पूरा, बीच में ये तो नहीं आ रहा है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं इन केस इट्स डिस्टर्बिंग यू। पहले को फर्स्ट पॉस्टलेट। देखो फर्स्ट पॉस्टलेट, मैटर इज मेड अप ऑफ small indivisible particles. Matter is made up of small indivisible particles called atoms. Matter is made up of small indivisible particles called atoms. Is this point clear? डाल्टन ने क्या बोला कि जो सबसे अल्टीमेट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, मैटर का, वो कौन सा है, इट्स एटम. क्लियर? सेकेंड लिखो, atoms of the same element atoms of the same element atoms of the same element are identical in all respects that is shape, size, mass and chemical properties. सेकेंड पॉइंट क्लियर? देखो क्या बोल रही है, सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आप एटम लाओगे किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, और वो कहीं से भी आप लाओ, किसी भी सोर्स से ले आओ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. जैसे उसका मास, उसका शेप, उसका साइज, उसकी प्रॉपर्टीज सब क्या होंगी, सिमिलर होंगी. क्लियर? आइडेंटिकल होगी. पॉइंट क्लियर हुआ? लाइक आप कार्बन का एटम कहीं से भी ले आओ, डायमंड से उठा के ले आओ, कोल से एक्सट्रैक्ट करो, क्लियर, हर जगह पे उसका मास, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज सब क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी. क्लियर? अगर उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं होंगी तब जाके आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये दो डिफरेंट एटम्स हैं. इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू डाल्टन सेकंड पॉइंट, उसने क्या बोला कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, atoms of different elements दरवाजा बंद करो. Atoms of different elements are different in all respects. Atoms of different elements are different in all respects and have different mass and chemical properties. And have different masses and chemical properties. And have different masses and chemical properties. Is this point clear? Have a look here. सपोज ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है. क्लियर? अगर आप इसका एक एटम देखोगे और इसका एक एटम देखोगे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्लियर? फिर ये वाला पॉइंट जो है ये आगे फॉल्स प्रूव हुआ, ये वाला पॉइंट भी आगे फॉल्स प्रूव हुआ, वो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इज दिस सेकंड पॉइंट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. Atom is the smallest unit that takes part in a chemical reaction. Atom is the smallest unit that takes part in a chemical reaction. Next point. Is this point clear? हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी एवोगाड्रोस लॉ में. एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एटम स्मॉलेस्ट सबस्टेंस होता है किसी भी मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्टेबल सबस्टेंस. क्लियर? जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. क्लियर? लिखो नेक्स्ट पॉइंट. एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स atoms of two or more elements atoms of two or more elements
combine in a fixed ratio, combine in a fixed ratio to form compounds. Atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compounds. क्लियर? जहां पे आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, ये वही लॉ है. क्लियर? तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या प्रूव करता है? आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. उसमें यही बताया था ना हमने कि जो कंपाउंड होता है उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स होते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये दोनों कंबाइन कैसे होंगे? इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. क्लियर? 12:32, 4 3s 4 8s, 3:8 में ये एक फिक्स्ड रेशो है. जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसमें क्या होगा? इस रेशो में कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन होना है, सो दैट यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? फाइन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड during any physical or chemical change. Atom can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. Next point, last point. लिखा सबने? Chemical reaction involves only rearrangement of atoms. Chemical reaction involves only rearrangement of atoms. Comma, and no new atom is produced. And no new atom is produced. केमिकल रिएक्शन में आप हमेशा वही देखोगे कि रिएक्टेंट्स के एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट मिलेगा. कोई नया एटम वहां से नहीं मिलता है हमें. बट ये वाला पॉइंट पे आके फॉल्स प्रूव हुआ, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, वहां पे एक एटम से आप दूसरा एटम क्रिएट कर सकते हो बाय चेंजिंग द न्यूक्लियस. क्लियर? फाइन. उसके बाद लिखो इसके लिमिटेशंस. लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लिख सकते हो खुद से? इनका ऑपोजिट आप लिखो. इट फेल्ड टू एक्सप्लेन. हाँ, लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स. लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट लिखो. इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the law of gaseous volumes. It failed to explain the law of gaseous volumes. आप चेक करो इसके सारे पॉइंट्स जनरली मास के साथ डील करता है वो. क्लियर? बट वॉल्यूम के साथ इसने कोई बात नहीं बताई. क्लियर? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स प्रूव हुआ था. लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, वो जो आपने लॉ पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, वहां पे हमने क्या बोला था? इन अ केमिकल रिएक्शन इफ गैसेस रिएक्ट और इज प्रोड्यूस्ड, वहां पे क्या होता है? दे क्रिएट अ सिंपल रेशो इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम. क्लियर? और वो रेशो जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. क्लियर? ये वाला लॉ प्रूव नहीं कर सका कौन? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सेकंड पॉइंट लिखो इसका. इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of different elements have different masses, sizes, etc. पॉइंट क्लियर हुआ? इसका जो ये थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका. इसने बोला ना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इसको जब पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि जो दो डिफरेंट एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी. क्लियर? कि ऐसा क्यों होता है कि दो डिफरेंट एटम्स जब आप लाते हो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट क्यों होती है. क्लियर? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट लिखो. इट फेल्ड टू एक्सप्लेन या इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of different elements
have different masses, comma sizes, etc. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये वाला। इसने बोला ना कि जो दो सिमिलर एटम्स होते हैं, क्लियर, दो सिमिलर एटम्स होंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन how and why, it could not explain how and why atoms of different elements combine. It failed to explain, yeah, it could not explain how and why atoms of different elements combine with each other, combine with each other. पॉइंट क्लियर हुआ। ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, कि जब उसको पूछा गया कि एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, व्हाट यू विल से, टू अचीव स्टेबिलिटी, क्लियर। और वो स्टेबिलिटी कैसे आता है, बाय देयर बैलेंसीज, क्लियर। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट्स व्हाई दे कंबाइन, द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जब डाल्टन को पूछा गया कि एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड्स बन रहे हैं, लेकिन ये एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्लियर, और कैसे इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, it failed to explain the nature of forces, it failed to explain the nature of forces that bind, that bind that bind together the atoms, that bind together atoms in a molecule. It failed to it failed to explain the nature of forces that bind atoms, yeah, that bind together atoms in a molecule. पॉइंट क्लियर हुआ। लाइक मॉलिक्यूल में कौन से फोर्सेस होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है, क्लियर। ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सका डाल्टन। आर वी क्लियर, फाइन। ये सारे ड्रॉबैक्स बाद में एक्सप्लेन किए गए इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आप लिखो नेक्स्ट, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलो इसको, या आप ऐसे लिख सकते हो मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लियर। इसमें वही वाले पॉइंट्स होंगे जो पहला आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे उन सबको ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट जो आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा, क्या पढ़ा, कि एटम इज कंसिडर्ड इनडिविजिबल। क्या ये पॉइंट लेजिटिमेट है अभी आज के ज़माने में, एटम डिविजिबल होता है, क्लियर। आप लिखो फर्स्ट पॉइंट इसका, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी indivisible, atom is no longer considered to be indivisible. Atom is no longer considered to be indivisible. Fine, full stop. It has been found that, it has been found that that atom consists of, atom consists of subatomic particles. It has been found that atom consists of subatomic particles like electron, proton, proton, neutron, etc. Electron, proton, neutron, etc. Pay attention. This one is clear.
कि अभी तक क्या पहले डाल्टन ने क्या बोला कि एटम इज इनडिविजिबल, बट यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में देखा गया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसा बोला जाता है कि 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक देखे गए हैं। क्लियर? उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डन। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा था वहां पे कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, उन दोनों एलिमेंट्स की क्या होंगी? प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बट फिर बाद में देखा गया कि दो एटम्स एक ही एलिमेंट के, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल C612, C614। क्लियर? ये दोनों एटम्स किसके हैं? कार्बन एलिमेंट के। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे मास चेक करो आप इसका। यहाँ पे मास कितना है इसका? इट्स 12 और इसका कितना है? 14। अदरवाइज ये एक ही एलिमेंट, ये दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट के, कार्बन एलिमेंट के, बट यहाँ पे इनका मास डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? तो इस मास की वजह से फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ जाती है। डाल्टन ने क्या बोला था कि जब आप दो एटम्स एक ही एलिमेंट के लोगे, इन दोनों एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल होंगी। बट यहाँ पे हमने देखा फिर बाद में जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, फिर देखा गया कि दो एटम्स एक ही एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती है। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट। atoms of same elements atoms of same elements atoms of same elements may not be similar in all respects. Atoms of same elements may not be similar in all respects. For example, in case of isotopes, आइसोटोप पता है ना सबको क्या होता है? ये हमें आगे भी पढ़ना है, बट स्टिल यू मस्ट नो। आइसोटोप होता है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, बट डिफरेंट मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। एटम का जो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है X, यहाँ पे आप Z लिखते हो, यहाँ पे A। Z एटॉमिक नंबर है इसका, और A क्या है? इसका मास नंबर। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था C614, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है? 14। आर वी क्लियर? फाइन। ये होता है आइसोटोप्स। तो लिखो आप, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, isotopes naturally occurring होते हैं. In case of isotopes like chlorine, with atomic masses 35 and 37. Like chlorine with atomic masses 35 and 37. Clear? ये दोनों एक ही एटम है, लाइक इट्स क्लोरीन 1735, दूसरा है क्लोरीन 1737। ये दो एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, क्लोरीन एलिमेंट के, लेकिन मास यहाँ पे इसका डिफरेंट है। डाल्टन ने बोला था कि सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे फिर बाद में देखा गया आइसोटोप्स के केस में कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, वो एलिमेंट तो सेम ही होता है, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन ने क्या बोला था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ऑल द प्रॉपर्टीज डिफरेंट। यही बोला था ना ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। डाल्टन ने क्या बोला कि दो एटम्स अगर दो डिफरेंट एलिमेंट से आप लाओगे तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये वाला भी फेल हुआ फिर किस केस में? आइसोबार्स के केस में। आइसोबार्स में क्या होता है? एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर? मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कंसिडर करूंगा C614, और यहां पे नाइट्रोजन 714। आप चेक करो, ये दो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये कार्बन एलिमेंट है और ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। यहां पे क्या होना चाहिए था? सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए थी। क्लियर? बट अगर आप इनका मास चेक करोगे, यहां पे मास यहां पे सेम है। डाल्टन ने बोला था कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। बट यहां पे आप देखो, दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, लेकिन इनका मास सेम आ रहा है। आर वी क्लियर? तो ये वाला पॉइंट भी फेल हुआ। यू प्लीज राइट। Atoms of different elements
atoms of different elements may have atoms of different elements may have similar one or more properties may have similar one or more properties. For example, in case of isobars, for example, in case of isobars, in case of isobars, फिर लिखो ये वाला लिखो C614 N714, both these atoms have same mass. क्लियर होना क्या चाहिए था, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट यहाँ पे क्या है, सेम मास. आर वी क्लियर? फाइन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. atom is the smallest unit which takes part in a chemical reaction. Atom is the smallest unit which takes part in a chemical reaction. Electrolysis, decomposition reaction. हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन करंट होता है उसमें, करंट से आप केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हो, तो वो करंट का ये केमिकल इफेक्ट है. फाइन. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. ये वाला पॉइंट वहां पे भी हमने लिखा था और यहाँ पे भी वो सेम ही है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द रेशियो इन विच different atoms combine may be fixed and integral full stop. This ratio may not be always simple. हमने वहां पे क्या लिखा, दे कंबाइन इन ए सिंपल फिक्स्ड रेशियो. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि ये रेशियो फिक्स्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी इंटीग्रल एज वेल. क्लियर? बट सिंपल भी नहीं हो सकता है हमेशा. अब हाँ देखो वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे हम लिखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि ये जो रेशियो है ये हमेशा सिंपल होगा, फिक्स्ड होगा और होल नंबर होगा. किसमें लिखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में. बट फिर आगे जब इसको चेंज किया गया, इट कैन बी फिक्स्ड तो होगा, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल, इट कैन बी इंटीग्रल एज वेल. इंटीग्रल मतलब इसमें इंटीजर नंबर होगा. क्लियर? फाइन. खिड़कियां खोलो वहां से. खोलो खोलो जल्दी. फाइन. तो यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सक्रोस. सक्रोस का फॉर्मूला क्या है, C12O11. ठीक है. यहां पे अगर आप रेशियो चेक करोगे, इट्स ए कॉम्प्लेक्स रेशियो, 12:22:11 कॉम्प्लेक्स रेशियो. आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? दिस रेशियो में भी हमने वहां पे लिखा था सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बताता है, दिस रेशियो कैन बी सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी इंटीग्रल एज वेल. क्लियर?
इंटीग्रल हम बाद में पढ़ेंगे। मेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, वेनेडियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, उसमें हम रेशियोज में लेते हैं लाइक 0.5, फाइन, ऐसा कुछ होता है इंटीग्रल। डन विद दिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एटम of one element, atom of one element may be changed, atom of one element may be changed into the atoms of another element, into the atoms of another element, into the atoms of another element, clear? ब्रैकेट में लिख सकते हो आप थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या लिखा आपने, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? आप एटम्स को एंटायरली चेंज कर सकते हो। वहां पे आपने पढ़ा था कि एक एटम जो आपने यूज किया है केमिकल रिएक्शन में, प्रोडक्ट्स में वही एटम होगा, बस रीअरेंजमेंट हुआ होगा। बट यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन C612 प्लस, इसको मैं एक न्यूट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है ना, फाइन, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हीलियम न्यूक्लियस ऐड करेंगे, 6+2 ये बन जाएगा 8, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा आपको। आर वी क्लियर? आपने यूज क्या किया, कार्बन और हीलियम न्यूक्लियस में लिखता हूँ He2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। कार्बन और हीलियम को आप ऐड कर रहे हो, यहाँ से कौन सा एलिमेंट मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन, क्लियर? तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, क्लियर? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, आप यहाँ पे न्यूक्लियस को ऐड कर रहे हो। इज इट क्लियर? मैंने कल समझाया था आप लोगों को कि कोई भी एटम, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एटम की आइडेंटिटी क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, क्लियर? सपोज मैं बोलूंगा इसका एटॉमिक नंबर है 7, दैट मीन्स ये कौन सा एलिमेंट है, इट इज नाइट्रोजन, क्लियर? अगर मैं बोलूं इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो ये कौन सा एलिमेंट है, इट इज कैल्शियम। समझ आ रही है बात? तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो डिसाइड करता है कि ये कौन सा एटम है, क्लियर? यहां पे हमारे पास कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने थे, 6, हीलियम के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, तो जब ये 6 और 2 8 बनेंगे ना, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस जिसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे वो कौन सा एटम होगा, ऑक्सीजन। आर वी क्लियर? ये यूनिवर्सल है, लाइक कोई भी एटम होगा अगर उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स है, वो कौन सा एटम होगा, ऑक्सीजन। तो ये सारी चेंज हम करते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। यहाँ पे हमने क्या किया, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर चेंज्ड इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट। the mass of atom the mass of atom can be changed into energy. The mass of atom can be changed into energy according to Einstein's equation. हाँ, according to Einstein's equation, E is equal to mc square, clear? E क्या इसमें एनर्जी, m is mass, c is the speed of light. According to Einstein's equation, E is equal to mc square. डाल्टन ने क्या बोला था कि आप मास को चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम मास को चेंज कर रहे हैं इन एनर्जी। फाइन, आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हेडिंग डाल दो, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, या फिर ज्यादा हो गया? इज इट इनफ या कंटिन्यू करना है, जल्दी बताओ। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, बोलो। जल्दी बताओ, पढ़ना है और या बस वोट्स? और पढ़ना है? कौन बोल रहा है और पढ़ना है? कोई नहीं, शैल वी स्टॉप हियर? अरे बोलो, इतना ही पढ़ना है या और पढ़े? टाइम क्या होगा भाई तुम्हें? इट्स 3:11, पढ़ सकते हैं आई गेस, बट आई नीड योर परमिशन। हेडिंग डाल दो एटॉमिक मास। आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, सो आई विल कंटिन्यू। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, हाउ विल यू डिफाइन एटॉमिक मास?
ओ माय गॉड, वो मास नंबर होता है, समवट सिमिलर ही है ये, बट एक एटम कितना हेवियर है किससे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। क्लियर? देखो स्टार्टिंग में एटम, मतलब एटम बहुत छोटा होता है ना, टाइनी होता है ये बहुत ज़्यादा। क्या आप एटम का मास मेजर कर सकते हैं ऐसे? इट्स वेरी इनफिजिबल, लाइक एटम का मास फाइंड करना कोई मेजरिंग बैलेंस है ही नहीं हमारे पास। आज है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप एटम का मास मेजर कर सकते हो, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, हम एक एटम का मास किसी और एटम के रेस्पेक्ट में मेजर करते थे। क्लियर? तो जो यहाँ पे हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं ना, ये असल में एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, किसी और के रिलेशन में आप मेजर कर रहे हो किसी का मास। क्लियर? समझ आ रही है बात? जैसे आप बोलते हो ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो लेकिन किसी और चीज के रेस्पेक्ट में, जैसे हम एयर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं जनरली। एटॉमिक मास जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो हम किसी और एटम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं कि एटम कितना हेवियर है। स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे थे हाइड्रोजन, उसके बाद यूज किया गया ऑक्सीजन, देन इवेंचुअली लास्ट पे कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। क्लियर? तो जो भी हम एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। क्लियर? व्हाट डज दिस मीन? क्लियर? हम कार्बन यूज कर रहे हैं एज स्टैंडर्ड। एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर एज कंपेयर टू द 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। क्लियर? हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये कंसिडर नहीं करना है, ये वाला भी नहीं, हमें कार्बन 12 कंसिडर करना है, वो वाला कार्बन जिसका मास कितना है 12। अदरवाइज हमारे पास 13 भी है 14 भी है, बट दिस वन इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस। जैसे आप बोलते हो नाइट्रोजन का मास 14 है, दिस मीन्स दैट नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हेवियर, लेकिन किससे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। आर वी क्लियर? आप पूरे कार्बन एटम के मास के बराबर ये रेस्पेक्ट में मेजर नहीं करते हो, कार्बन 12 का जो मास है उसको 12 पार्ट्स करने हैं। फाइन? जब आप इसके 12 पार्ट्स करोगे, एक पार्ट का मास कितना होगा? पूरे कार्बन का मास होता है 12 AMU। अगर आप इसके 12 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट का मास कितना होगा? 1 AMU। फाइन? तो इस 1 AMU के रेस्पेक्ट में आप मेजर करते हो एटॉमिक मास। और ये 1 AMU क्या होता है? इट्स नथिंग बट 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। आर वी क्लियर? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का मास वो कितना हेवियर है किससे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन का मास 1 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज 1 टाइम, लाइक एक वो एक वर्ड है, लाइक 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 के बराबर है। कोई और लेते हैं 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, किसी और के लेते हैं, ऑक्सीजन इज 16। व्हाट डज दिस मीन? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। दिस मीन्स ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर, लेकिन किससे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। और 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर। आर वी क्लियर? तो जब आप बोलते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, दिस मीन्स इसका मास कितना है? 16 AMU। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। आर वी क्लियर? समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ ये समझ आया अच्छे से? ठीक है, लिखो। Atomic mass of an element is defined as atomic mass of an element is defined as the number of times is defined as the number of times an atom is heavier, the number of times an atom is heavier as compared to number of times an atom is heavier as compared to 12th part of carbon 12th part of हाँ जी, हाँ हाँ बताइए आप, कट करूँगा सब बात जी, ठीक है। नहीं आई थिंक सर को यहाँ पे क्लास देनी है क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम हो गया। विल कंटिन्यू टुमारो एटॉमिक मास, ठीक है।